ये बोलने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये सुनने के बाद बहुत लोग मुझे मारेंगे। मैंने रिसेंटली एक फूड कवर किया था छाछ मैगी करके, और डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन था। मतलब एक बाइट खाने के बाद मुझे भी लगा कि मैं फूक दूँ कि हमें बटर और चीज एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। कुछ कुछ एक क्लाइंट ऐसे भी थे कि जो अड़ गए कि नहीं भाई हमारी चीजें सही है, तुमको करना नहीं आता, तुमने खाया नहीं है। बस फेमस होने की निंजा टेक्निक। अगले 3 दिन तक मुझे फूड पॉइजनिंग रही। मेरा एक मंत्र है कि भाई अगर कोई क्लाइंट कन्वर्ट करना है तो मैं कभी भी फोन पे डील नहीं करूँ, हाथ फैला के भीख मांगने नहीं जाता। रीच क्या होती है ना, बहुत से क्लाइंट्स को तो पता ही नहीं है। हेलो अंकित। हाय सर। वेलकम टू टाइटन पॉडकास्ट शो। थैंक यू सो मच। जो ये डिसेबिलिटी है, ठीक है, ये आपको कैसे हुई थी? एक्चुअली जब मेरा बॉर्न हुआ था तब मेरे पीछे बम्स के ऊपर स्पाइनल कोड पे एक ट्यूमर जैसा था, जैसे ब्रेन ट्यूमर होता है वैसा एक ट्यूमर था। ओके। अगर वो फूट जाता तो मैं एक्सपायर हो जाता। और उसमें ऐसा था कि जब मैं 3 महीने का हुआ तब मेरा उसका ऑपरेशन करवा दिया गया। ओके। अब उस टाइम पे कोई डॉक्टर की गलती की वजह से कोई हड्डी दब गई, कोई नस दब गई, कोई हड्डी कट गई, कोई नस दब गई, हमें किसी को भी कुछ नहीं पता। और तब से ये ऐसा ही है। ठीक है, मेरे घुटने के नीचे जो ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए जिस लेवल का, वो नहीं है, और तब से मैं ऐसा। तो ये जो डिसेबिलिटी हुई, ठीक है, ऐसा डिसेबल पर्सन, कभी ऐसा हुआ है कि लोगों ने आपके साथ सिंपथाइज वगैरह किया हो, या आपको बहुत बेचारे टाइप में देखा हो कि भाई हाँ यार छोड़ो, डिसेबल है, बेचारा है बहुत, ऐसा कभी हुआ है फील? जी देखिए, मेरे को लाइफ में ना 3 तरह के लोग मिलते हैं। एक ऐसा होता है कि हमें जो कर्स मानते हैं कि अरे यार क्या ही मगजमारी है इसके साथ। हाँ। ठीक है। एक होते हैं जो सिंपैथी दिखाते हैं, हाँ। अरे यार बेचारा है, लाचार है, इसकी मदद करो। हाँ। हाँ। और एक होते हैं जो हमें इंस्पायर करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। ओके। ठीक है। और मैंने उस टाइप की बाउंड्री क्रिएट करके रखी है कि है ना, मेरे आसपास सब मुझे मोटिवेट करने वाले लोग हैं, सपोर्ट करने वाले लोग हैं। ठीक है। और उन जो उस टाइप के थोड़े जो टॉक्सिक लोग हैं, मैं उनसे थोड़ा दूर रहना प्रेफर करता हूँ। तो ये जो आप बता रहे हो कि लोग जो मोटिवेट करते हैं, तो ऐसा फर्स्ट कौन सा पर्सन था, ठीक है, जिसने आपको सपोर्ट किया था? और अभी एट द रिसेंट टाइम ऐसा कौन मोस्ट सपोर्टिव पर्सन है जो आपको, फ्रेंड बोल लो या फैमिली में बोल लो, जो आपको हर स्टेज पे, हर एक पोजीशन के ऊपर सपोर्ट करने के लिए रेडी खड़ा रहता सबसे पहले मेरी मम्मा, है? ओके। क्योंकि उनके बिना तो कुछ नहीं होने वाला, अरे वो तो ऑनेस्टली। सबकी मम्मी है, सपोर्ट करती है। हाँ, बट एक्चुअली बीइंग अ डिजेबल, उनका जो हाँ। कंट्रीब्यूशन रहा है मेरी लाइफ में। ठीक ओके। है। और डे टू डे लाइफ में अभी अगर मैं छोटी छोटी चीज़ें बताऊँ तो स्टार्टिंग में ना, जब इस फील्ड में आया था मैं फूड ब्लॉगिंग में, हम्म। तो घर पे आपको भी पता है कि रात को डेडलाइंस होती है करेक्ट। कि 10-11 बजे आपको घर पे आ जाना है। हाँ हाँ। बट मेरे घर पे ऐसा था कि मम्मी को इन्फॉर्म कर दिया कि मम्मी मुझे लेट हो जाएगा, 2-3 बज जाएगा। कभी हम नाइट बाजार, अगर आपको पता हो सूरत का, हम शूट करेक्ट। करने जा रहे हैं वहाँ के फूड्स वगैरह। वो तो रात में खुलता है, दिन में तो ऐसे जाने का मतलब नहीं है। एग्जैक्टली। रात को भी कभी कभार भूख लग जाती है, या कोई बाहर का फूड ब्लॉगर आया, उनके साथ अगर घूमना फिरना हो गया, तो वो चीज़ मम्मी समझती थी, पापा को थोड़ा समझाना पड़ता था। वो काम मेरे लिए मम्मी करती थी। ओके। उनको मनाना वो कि तो ठीक हमेशा का है है। ही, बोले मम्मी है तो बोलते कुछ भी करना मम्मी को आगे कर, तो मम्मी समझा लेगी। वो सिफारिश मम्मी लगाती थी। अच्छा। तो बस वही था। और बाकी फ्रेंड्स बहुत सारे थे जिन्होंने सपोर्ट किया। और दूसरी बात, मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि बहुत सारे शोज़ वगैरह में या बहुत सारी जगह पे आपने सुना होगा, लोग बोलते कि मैंने अकेले सब कुछ किया, मैं अकेला लड़ा। अकेला कभी कुछ नहीं होता। ओके। उसके पीछे काफ़ी लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, काफ़ी काफ़ी लोगों का सेक्रीफाइसेस होता है, काफ़ी लोगों की बहुत सारी एफर्ट्स होती है। हम तब आगे बढ़ते हैं। ओके। सो एज अ फूड ब्लॉगर, ठीक है, जब ये जर्नी चालू हुई थी, तो ऑब्वियस है कि पहली बार जब जाते हैं फूड ब्लॉगिंग करने, तब फर्स्ट स्टेप सबसे हार्ड होता है। तो सबसे पहला ऐसा, जब आप फूड ब्लॉगिंग के लिए, वीडियोस के लिए किसी क्लाइंट को अप्रोच किया होगा कि मुझे आपके वहाँ पे फूड के ऊपर वीडियोस बनाने हैं, आपके यहाँ पे मुझे, मेरे लिए रील्स क्रिएट करनी है, या मेरे लिए एक फूड ब्लॉग का पूरा वीडियो बनाना है, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? इजीली अप्रोच हो गए थे, इजीली मान गए थे, या कुछ डिफिकल्टी यहाँ फेस हुई पे थी? ना मेरे साथ ऐसा था कि थोड़ा मेरे को यहाँ पे बोलते ना कि भगवान की दया से या दोस्तों की दया से बोल सकते कि मेरे साथ प्लस पॉइंट मिल गया था। ओके। पहले स्टार्टिंग के दिनों में मैं क्या करता था कि मैंने जब कीड़ा जगह था ये चीज़ करने का, तो मैं जगह जगह पे जाके खाता था, आप सबको पता ही है। हाँ। ठीक है।
तो मैं उनकी फोटो खींच खींच के मैं डालता था, ठीक है। बट मैं 2019 में एक वैष्णो देवी की ट्रिप पे गया था, और जिस रो में मैं था उसके जस्ट नेक्स्ट रो में एक भैया थे, कुणाल भाटिया जिनका नाम था, ओके ठीक है। वो भैया मेरे लिए बोलते ना गॉड्स हैंड बन के आए मेरे लिए, ठीक ओके है। उन्हें जब पता चला कि मैंने ऐसे फूड का पेज चालू किया है, मैं काम कर रहा हूँ, तो उन्होंने सामने से मुझे मैसेज किया कि अंकित आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपको मैं सपोर्ट करता हूँ। उन्होंने स्टार्टिंग में मुझे लीड्स ला के दी। ओके। आप जानते हो जब कम फॉलोअर्स रहते हैं तो कोई भी आपको यहाँ पे फूड वगैरह नहीं करके देता, हमें बहुत अप्रोच करने में, उनको कन्विंस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत वो आती है। सोशल मीडिया लाइफ हो चुकी है, हाँ सबको फॉलोवर से मैटर है। हाँ, बहुत ज़्यादा। हाँ लेकिन वो भैया ने सारे टेबल्स टर्न करके दिए, और उन्होंने ऐसा बोला था कि आप एक काम करो, वीआईपी रोड पे ग्रीनीज, उनके भाई के साले का ही कैफे था ग्रीनीज करके, ओके मैंने सबसे पहली कमर्शियल वीडियो वहीं पे बनाई थी, ओके ठीक है। और उन्होंने मेरे को यहाँ तक का फ्री हैंड दिया था कि अंकित तू जा यहाँ पे वीडियो बना, अगर सही नहीं बने तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तू पोस्ट मत करना चलेगा, लेकिन अगली बार से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, हाँ ठीक है। तो मेरे लिए वो वाला इतना हार्ड नहीं था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे डिफिकल्टी बढ़ती चली गई। ओके। मतलब पहला, सबका पहला स्टेप हार्ड होता है, आपका मेरा पहला स्टेप हार्ड नहीं था, बाकी के स्टेप हार्ड थे। बिल्कुल। ओके, मतलब रिवर्स हो गया है यहाँ पे। हाँ तो अभी जैसे फूड ब्लॉगिंग के अंदर है, ठीक है, तो कई बार होता है फूड ब्लॉगिंग करने जाते हैं तो सबका ये परसेप्शन रहता है कि आ गया फोकट में खा के जाएगा। हर किसी का मतलब फूड ब्लॉगर का मतलब सबका यही है कि हाँ आया फोकट में खा के जाएगा। इतना ही और नहीं। और सबका परसेप्शन है, मतलब फूड ब्लॉगर का काम क्या है, आ जाएंगे, कितने फॉलोवर्स है, 1000 फॉलोवर्स है, चलो आ जाओ, बोले फूड ब्लॉगिंग करते हैं हम लोग, फोकट में खाएंगे और बाकी करके वीडियो बना के चले जाएंगे। तो ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, इसके ऊपर आपका क्या स्टैंड है? इतना ही नहीं, लोग ये भी सोचते हैं कि हमें बटर और चीज़ एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा बट ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अगर हम फ्री में अगर किसी का फूड खाते हैं या उनसे लेते हैं फूड, तो एट द सेम टाइम हम उनको बार्टर में वीडियो भी बना के देते हैं, और उसमें भी सेम एफर्ट्स लगते हैं जितना वो, बस फ़र्क ये रहता है कि हमारी फिजिकल एफर्ट्स लगती है, और वहाँ पे उनका मॉनिटरी एफर्ट्स लगता है कि भाई उनको रॉ मटेरियल कॉस्ट देना है, चूल्हा जलाना है, चूल्हे पर पकाना है सारी चीज़, और फूड हमें सर्व करना है। तो वैसा वर्षा दोनों के तरफ से ना सेम एफर्ट्स लगता है, ठीक ओके है। और मेरे केस में तो मेरे थोड़े एफर्ट्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि बीइंग अ डिजेबल मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, स्पॉट पे पहुंचना, उतरना, अगर वहाँ पे सीढ़ियाँ है तो वहाँ पे स्ट्रगल करके चढ़ना, ठीक है। जो लोग बोलते हैं ना कि तुम्हें तो क्या है भाई, जाओ खाओ वापस आ जाओ। वीडियो बनाओ और खा के वापस आ जाओ, तो वो चीज़ नहीं होती, उसके पीछे बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है। ओके, तो ये जो फूड ब्लॉगिंग का बोला मैंने, क्या हो गया, अभी काफ़ी हो रहा है कि जब फूड ब्लॉगिंग काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है, तो ट्रेंड से मेरे को एक चीज़ बताइए कि अभी है, अभी काफ़ी जगह गए होगे आप, तो वहाँ पे आपने वीडियोस भी देखे होंगे कि किसी के अंदर कीड़े निकल रहे हैं, किसी के अंदर कोई इंसेक्ट्स आ गया, कभी कॉकरोच आ गया, कभी बोलते हैं ना वेज फूड के अंदर नॉन वेज आ गया, ठीक है, ऐसे काफ़ी केसेस अभी आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, काफ़ी ट्रेंड भी कर रहे हैं। तो आपके केस में कभी ऐसा हुआ है कि आप कभी खाने बैठे हो, ठीक है, और वहाँ पे आपको सामने कीड़ा चलता हुआ मिल गया हो? टचवुड, भगवान की दया से अभी तक तो नहीं हुआ, और होप करता हूँ आगे भी ना मिले तो पर कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि उसके अंदर, कि आपने कहीं पे खाने गए हो पर आपको कुछ ना कुछ नोटिस हुआ हो कि भाई अंदर कुछ गड़बड़ है करके? टेस्ट में ऊपर नीचे मिला है, कभी स्टेल फूड अगर बोले कि बासी होती है वो चीज़ें। एक आध जगह पे गया था तो वहाँ पे चटनी वगैरह थोड़ी बासी थी, तो वो मेरा कैसा है कि मैं ऑफलाइन उनको इन्फॉर्म कर देता हूँ। मैं उनको स्क्रीन पे कभी क्रिटिसाइज करने नहीं चाहता, मेरा काम है उनका फूड प्रमोट करना। पैसा मिलता वो अंदर की बात है, बाहर मत निकालो तो मैं ऐसा है कि ऑफ स्क्रीन उनको बता देता हूँ कि आपकी ये चीज़ें गलत है, इसमें थोड़े चेंजेस कर लो, ठीक है। है? करेक्ट। एंड इट्स अप टू देम कि वो क्या करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ कुछ एक क्लाइंट ऐसे भी थे कि जो अड़ गए कि नहीं भाई हमारी चीज़ें सही है, तुमको करना नहीं आता, तुमने खाया नहीं है, तो बस यही रहता है। ओके, अभी तक के जितना 4 से 5 साल का करियर है फूड ब्लॉगिंग का, ठीक है, उसके अंदर ऐसी कौन सी लोकेशन है जहाँ पे सबसे बेस्ट फूड खाने मिला? ऑनेस्टली पर्सनली बताऊँ तो मैं फास्ट फूड से ज़्यादा मुझे देसी फूड में मज़ा आता है। मुझे राजमा चावल दे दो, छोले चावल दे दो, छोले भटूरे दे दो, और नॉर्थ इंडियन क्यूजीन में सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट है सोया चाप। ओके मतलब प्यार है वो चीज़। ओके। यहाँ पे राहुल राज मॉल है, राहुल राज में एक पिंड पटियाला हुआ करता था, लास्ट ईयर वो अनफॉर्चुनेटली क्लोज हो गया। ओके
कोई उनके सर्कमस्टेंसेस की वजह से। वो ऐसा चीज़ था कि मैं दुनिया भर का शूट करके आता था, सब कुछ कंप्लीट करके, लेकिन रात को एक ट्रिप वहाँ पे फिक्स लगता था। ओके 100 रुपए की पत्ती वहाँ पे रोज जाती थी। अब आप चाप के रेट अगर अभी नॉर्मली देखा जाए सब जगह पे 200 से 250 मिलता है, लेकिन वो प्लेस ऐसा था कि हाफ प्लेट 100 रुपए से 120 रुपए के आसपास वो बेचते थे, ओके और हाफ प्लेट में मेरे जैसे बंदे का पेट भर जाता था। सच में पड़ जाता था? बिल्कुल भर जाता था। पक्का? हाँ। कि खाली बोलने के लिए वीडियो में नहीं नहीं बता नहीं रहे थे नहीं उस नहीं हिसाब नहीं नहीं से? नहीं कभी वो वापस आए सूरत में, वापस से उन्होंने आउटलेट खोली तो आपको जरूर लेके जाऊंगा वहाँ पे। श्योर श्योर श्योर। तो वो जगह ऐसी थी कि वहाँ पे मैं हमेशा जाना प्रेफर करता था। ओके तो बेस्ट फूड की बात हो गई है, वर्स्ट फूड कौन सा था? सबसे वाहियात बोले तो सबसे वाहियात जिसको खा के ऐसा लगा हो कि बस या तो मैं अभी उल्टी कर दूं या अभी मेरा पेट खराब हो गया है। ये बोलने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये सुनने के बाद बहुत लोग मुझे मारेंगे। मैंने रिसेंटली एक फूड कवर किया था, छाछ मैगी करके, और डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन था। मतलब एक बाइट खाने के बाद मुझे भी लगा कि मैं थूक दूँ उसको, और लिटरली मैंने उसको दिखाने के लिए मैंने थूका नहीं, बट हाँ मैंने उसकी पूरी प्लेट एक बाइट खाने के बाद मैंने वापस कर दी। मतलब भैया हमसे ना हो पाएगा। तो मतलब ऐसा क्या थॉट क्या आया होगा माइंड में कि उन्होंने ऐसे फेंटा मैगी से इंस्पायर हो गए क्या ज़्यादा? कि फेंटा मैगी तो सब बना रहे हैं, कोको कोला डाल डाल के बना रहे हैं, एक काम करते हैं अपने छाछ डाल के बना देते हैं। बस फेमस होने की निंजा टेक्निक। कुछ भी अतरंग ततरंग बना दो। आजकल सूरत में यही चल चीज रहा डाला है। था ऊपर? अरे बिल्कुल भर के डाला था? बिल्कुल। हाँ बटर नहीं डाला? चीज और मायोनीज के बिना काम कैसे चलेगा? बटर नहीं डाला ऊपर? नहीं नहीं, उनको बोल वो देते पहले ही इतना डाल बच दिया गया था। तो बटर भी डाल ही दो ऊपर। बोले बटर क्यों छोड़ रहे हो? नहीं नहीं, फिर वो ओवरलोड हो जाता, अगले दिन बाथरूम में बैठा रह जाता मैं। मतलब दूसरे दिन का लोचा हो जाता। हाँ। अभी जैसे ये अपने बातचीत कर रहे हैं तो कई बार ऐसा हुआ है कि खाना पसंद नहीं आया है, ठीक है, खा रहे खाना पसंद नहीं आया, लेकिन क्या करें पैसा मिल रहा है तो अच्छी बात बोलनी पड़ेगी करके। कितनी बार ये एक्सपीरियंस हुआ है? हर बार। तो मतलब हर बार खाने जाते हो अच्छा मिलता ही नहीं है, बस खाली तारीफ के फूल बांधने होते हैं? ऑनेस्टली 70 से 80% ऐसा होता है, क्योंकि पेड प्रमोशंस होता है, हमें बोलना पड़ता है। हाँ, लेकिन एट द सेम टाइम फॉर द ऑडियंस, फॉर द व्यूअर्स, मैं एक चीज़ हमेशा मेक श्योर करता हूँ कि अगर मेरे को कोई चीज़ समझ में नहीं आई या मेरे को ऐसा लगा कि इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो मैं ऑफ स्क्रीन उनको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं उनको ऑफ स्क्रीन इन्फॉर्म कर देता हूँ कि सर आपकी ये चीज़ों में आप ये चीज़ें करेंगे, ये चीज़ें डालेंगे, इस तरीके से आप बनाएंगे, किसी में मलाई आप थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर देंगे, किसको उसके साथ कॉम्बिनेशन करके आप अगर ना देंगे तो वो ज़्यादा इन्हांस करेगा, ज़्यादा मज़ा आएगा टेस्ट में। ठीक है, तो ये मेरा हमेशा से रहा है। कभी गालियाँ पड़ी है वीडियो पे? हर बार ही पड़ती है, कोई बड़ी बात नहीं है। छाछ मैगी में सबसे ज़्यादा पड़ी है, लेकिन सबसे ज़्यादा वायरल भी वही गया है। अच्छा 1 मिलियन व्यूज़ है उस पर। तो मतलब गाली के अंदर किस टाइप की गाली आई होगी? ज्यादा अभद्र भाषा नहीं, लेकिन सोबर गाली के अंदर बोले जाए तो क्या खट्टी बोला? मिला के खा ले, फिर मायोनीज रह गया इसमें, बहुत सारी चीज़ें, गू खा ले, बहुत सारी। मतलब अभी इधर एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, कॉपीराइट लग जाएगा, एलिगेशंस लग जाएंगे वीडियो पे। ना 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 ना। कितनी बार ये एक्सपीरियंस हुआ है कि भाई पेड प्रमोशन करते होंगे आप, ठीक है, कई बार प्रोडक्ट्स भी आते होंगे जिसका पेड प्रमोशन आप करते होंगे, करेक्ट? तो कितनी बार ऐसा हुआ है कि प्रोडक्ट्स तो आए हैं, ठीक है, उसको पेड प्रमोट करने के लिए कर दिया, लेकिन कभी उसको लाइफ में यूज नहीं किया? कितनी बार हुआ है? एक बार एक ऐसा एक्सपीरियंस मुझे याद है। एक ऑयल था जो मतलब क्लेम करता था कि हम डैंड्रफ निकालते हैं, करने को तो कर दिया मैंने, ठीक है, लेकिन बाद में पता चला कि ऐसा कुछ था नहीं। ओके तो हमने वो रेगुलर ऑयल की तरह यूज़ किया और हमने वापस से कभी मंगाया नहीं। मेरा ऐसा है कि मेरे को अगर कोई चीज़ पसंद आती है तो मैं रिपीटेडली वो यूज़ करता हूँ, या कोई फूड की प्लेस अगर मुझे पसंद आती है तो मैं वहाँ पे दोबारा तिबारा मैं जाता हूँ खाने के लिए, और फैमिली को भी ये ना लेके जाता हूँ, उनके भी नॉलेज में देता हूँ कि आप ये प्रोडक्ट यूज़ करो या ये प्लेस जाके आओ। बट वो एक ऐसा ऑयल था कि है ना, मैंने वापस से किसी को ना सजेस्ट किया, ना फैमिली वालों को यूज़ करने दिया। वो सिर्फ एक ऑयली था या रोजी रोटी बचानी है इसलिए ऐसा बोल रहे हो कि सिर्फ एक ही का नाम लिया, बाकी सब प्रोडक्ट भी ऐसे है कि भाई ठीक है आ गए लेकिन बढ़िया लगते हैं इसलिए हम लोग ऐसे यूज करते और हैं तो भी प्रमोट करते हैं करके? ऐसे और भी किस्से याद नहीं है फिलहाल, हुए होंगे, मैं ना नहीं बोलता, ठीक है, लेकिन ये एक बोलते ना कि वन ऑफ द वो प्रोडक्ट था जो मुझे याद है बहुत अच्छे से। ओके ये मैंने यूज नहीं किया था। अच्छा कितनी बार ऐसा हुआ है कि जाने के ऊपर बासी खाना मिला हो? बासी खाना तो नहीं मिला है, क्योंकि उनके पास कई बार ऐसा होता है कि आपको पता होगा
कि वो ग्रेवी वगैरह प्रिपेयर करके रखते हैं, वो तो होटल का वो सिस्टम ही होता है। लेकिन हाँ, एक बार ऐसा एक्सपीरियंस था कि हम लोग अड़ाजन के पास एक मोमो शूट करने गए थे, और वहाँ पे मैंने कम से कम 3 से 4 5 प्रोडक्ट शूट की होगी। करेक्ट। और अगले 3 दिन तक मुझे फूड पॉइजनिंग रही थी। मतलब 3 दिन रेगुलर मैं बाथरूम में जाता था और एक एक 1.5 घंटे बैठ के उस बंदे को गालियां दे रहा होता था। क्या बहुत गालियाँ खराब देते एक्सपीरियंस क्या था। गालियाँ देते यार यहाँ पे नहीं बोल सकता। थे? बाथरूम में हो कभी, फिर बताते नहीं, मैं वो शौक नहीं रखता है। हैं। ये सब ठीक है। अभी चैलेंजेस का अगर हुआ तो आपकी जो जर्नी थी, ठीक है, वो 4-5 साल के अंदर आपने काफ़ी अच्छा पेज ग्रो किया है, आपके फॉलोवर्स भी अच्छे हैं, व्यूज़ वगैरह भी अच्छे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के अगर एक्सपोजर सपोर्ट की बात करें तो आपने किस हिसाब से अपने लिए एक्सपोजर क्रिएट किया? सबसे पहले स्टार्टिंग में देखिए कि मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे वो लोग सपोर्ट करने को तो तैयार थे, ठीक है, न्यूट्रल थे, वो रोकते टोकते नहीं थे, ठीक है। फिजिकली जितना हो पाता था सब कुछ करते थे, लेट आता था तो भी कुछ नहीं बोलते थे, सब समझते थे, सब कुछ था। लेकिन हाँ, ऐसा था कि मेरे घर से फाइनेंशियल सपोर्ट का थोड़ा सा इशू था स्टार्टिंग में। आप भी जानते, जब हम स्टार्ट करते तो हमें जीरो से स्टार्ट करना होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे ऐसा था, एक्सपोजर के लिए मैं क्या करता था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलता था, ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट अटेंड करने की कोशिश करता था, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के इन्फ्लुएंसर से कनेक्ट करता था, उनसे मिलने जाता था। मेरा जो बोलते ना कि फाइनेंशियल जो कंडीशन था, उसको मैंने इस तरीके से आपदा को अवसर में कन्वर्ट किया। मैं लोगों से पर्सनली मिलने जाता था। अगर एक भी लीड मुझे लग रहा है कि यहाँ से मिल सकती है, भले वो बाद में कन्वर्ट हो नहीं हो, वो बात की बात है, लेकिन मैं वहाँ पे पहुँच ज़रूर जाता था, ओके। ठीक है। और मेरा एक मंत्र है कि भाई अगर कोई क्लाइंट कन्वर्ट करना है तो मैं कभी भी फ़ोन पे डील नहीं करता। ओके। उनसे मिलने का टाइम ले लिया, उनसे जाके फेस टू फेस मिल के आया, ठीक है। और वहाँ पे उनको सारी चीज़ें समझा के, उनकी रिक्वायरमेंट समझ के, फिर मैं उनके लिए काम करता हूँ। ओके। तो क्या है कि उनको भी पता चलता है कि ये बंदा किस तरीके से काम करने वाला है, और मुझे भी समझ में आता है कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या उनको चाहिए। तो क्या है कि हमें बेटर आउटपुट उस तरीके से मिल पाएगा। सब बोलते हैं कि फूड ब्लॉगर की जो लाइफ होती है वो मस्त वाली होती है, ठीक है, बोलते हैं मस्त है, जाओ खाओ पियो पैसा लो, फोगट का खाना साथ में पैसा भी, बोले करके आ जाओ। इन रियलिटी वो कितना सच है? आओ कभी हवेली पे, पता चलेगा। नहीं, हवेली पे नहीं आना, आप फूड ब्लॉगिंग के लिए बोलो। बिल्कुल। एक्चुअली देखिए, लोगों को लगता है कि हम फूड ब्लॉगर्स अगेन सिर्फ जाते हैं वहाँ पे, वीडियो बनाते हैं, खा के आ जाते हैं। बट उन्हें ये नहीं पता कि सबसे पहले इसका पार्ट होता है हम क्लाइंट को अप्रोच करना, क्लाइंट को कन्विंस करना, उसको सारी चीज़ें समझाना, उसकी रिक्वायरमेंट्स जानना, उस हिसाब से कंटेंट प्लान करना, उसके बाद उसको पसंद आए तब हम जाके शूट करके आते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि ये सब कुछ भी नहीं होता, सब ब्लैंक है। इतना ही नहीं, फिर उसके बाद जगह पे पहुंचने के बाद, बीइंग अ डिजेबल, मुझे लोगों से थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कहीं पे सीढ़ियाँ हैं तो मुझे क्रॉल करके जाना पड़ता है, ठीक है। कहीं पे अगर व्हीलचेयर नहीं जा पाती है तो उतर के भी जाना पड़ता है, सीढ़ियाँ है तो सीढ़ियाँ चढ़ के जानी है। तो ये सारी चीज़ें होती है। फिर उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा साइज़ कितना बड़ा है, ठीक है। खा तो खा के हुआ फूड है क्या पहले से इधर? नहीं, खा खा के हुआ है बिल्कुल, तो थोड़ा ठीक है। कंट्रोल करो, एक्सरसाइज वैक्सरसाइज किया करो। नहीं नहीं, नहीं हम होता। फूड से ही जुड़े रहेंगे। तो फूड में ऐसा होता है कि किचन से बन के आया, अब सामने पड़ा हुआ है फूड, कंट्रोल नहीं हो रहा है, लेकिन कंट्रोल करके रखना पड़ता है, क्योंकि उसके फोटोज लेने हैं, सिनेमैटिक्स लेना है, ठीक है, वरना क्लाइंट नाराज हो जाएगा। पैसे पैसे का सवाल है बाबू भैया, पापी पेट का सवाल है। तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और ऐसे ही करते करते मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो मुझे हमेशा टॉन्ट किया करते थे, हाँ भाई तेरे तो मज़े है, तू तो बहुत अच्छा। वो 3 फ्रेंड्स को मैं खाली एक एक बार लेके गया। नेक्स्ट टाइम वो लोग को मैंने वापस से पूछा कि आने वाला है कोई, देवर लाइक नहीं भाई, तुम ही करो, हमसे ना हो पाएगा। तो अभी जैसे अपने ने ग्लैमर की बात की, ठीक है, कि ग्लैमरस है, बहुत है, लेकिन इन रियलिटी सर, इवन आई ऑल्सो एग्री एज अ प्रोडक्शन कंपनी ऑनर, कि जब आप कोई पर्टिकुलर चीज़ करते हो तो उसके अंदर बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं, और वो भी हिडन एफर्ट्स होते हैं जो लोगों को पता नहीं नहीं चलते, चलते। ठीक है। एज अ ओवरऑल अगर ऐसे फूड ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में देखा जाए तो कितनी बार आपका ये एक्सपीरियंस हुआ है
कि सामने वाले ने आपको कमिट किया हो कि मैं आपको इतना पे करूँगा, लेकिन एट द एंड जब आप काम डिलीवर करने जाते हो, शूट कर लेते हो और जब पैसे की बात करते हो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि क्लाइंट ने सामने से बोल दिया हो जाओ नहीं मिलने वाला पैसा? ऑनेस्टली ऐसा है कि वो लोग सामने से कभी मना नहीं करते, बट वो पेमेंट डिले 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 वो वाला चीज़ है। एक बहुत बड़े क्लाइंट है, वीआईपी रोड पे ही है, मैं नाम नहीं लूँगा इधर, ठीक है, लेकिन काफ़ी बड़ी ब्रांड है, ठीक है। उन्होंने अपना क्यूएसआर आउटलेट खोला था अड़ाजन पे, तो उनसे मेरी बात हुई थी शूट एंड प्रमोशन के लिए। बट जब मैं शूट करके आ गया, और मेरा एक छोटा सा रूल है कि मैं शूटिंग डे पे लेके आ जाता हूँ, ठीक है, मैं कभी भी पेमेंट छोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि बाद में बहुत सारे इश्यूज होते हैं और मेरे से फॉलो अप नहीं हो पाता, दौड़ दौड़ के मैं उनसे पेमेंट के लिए हाथ फैला के भीख मांगने नहीं जाने वाला। मैंने काम किया है, मैं कायदे से पैसे लेके आऊँगा। हाँ, कभी कभार होता है कि मेरा कंटेंट थोड़ा एक आध दिन डिले होता है, लेकिन उनको काम पुख्ता मिलता है, ठीक ओके। है। वो क्लाइंट ने ऐसा है कि मेरे को मतलब आज बैंक सर्वर एरर है, आज सर मेरे अकाउंट में पैसे नहीं हैं, सर अभी बस एक दिन में हो जाएगा। तो फिर ऐसा हुआ था कि मेरे कुछ दोस्तों ने वहाँ से पैसे निकलवाने में मदद की थी, वहाँ पे पैसे निकल गए, बट उन्होंने नानी याद दिला दी। और ऑनेस्टली वो बहुत बड़ा ब्रांड था जो सूरत में काफ़ी अच्छा काम कर रहा कितने है। तक का एस्टिमेटेड पेमेंट होगा? ज़्यादा नहीं था, छोटा सा अमाउंट था, 2,000 रुपये। तो 2000 का भी मतलब 2000 के लिए भी इतना भाग दौड़ और बार बिल्कुल। बार को फीडबैक और लेना पड़ता है? 15 दिन मैंने फॉलोअप किया था। ओके। एक लास्ट क्वेश्चन है, जब भी आप कहीं पे अप्रोच करते हो तो कई बार ऐसा हुआ है कि सामने आपको क्लाइंट ने बोला हो कि आप इतना चार्ज क्यों कर रहे हो, ये दूसरा पर्सन है वो मेरे से इतने कम चार्ज के अंदर मुझे इतना सब डिलीवर करके दे रहा है, कभी ये चीज़ फेस करने मिली है? क्योंकि ऐसे फूड ब्लॉगर इज एन बोलते हैं ना, फूड ब्लॉगिंग इज एन ग्रोइंग इंडस्ट्री, ठीक है, बहुत फास्ट बूम कर रहा है। नियर अबाउट पकड़ने जाए तो हर सेकंड पर्सन आजकल फूड ब्लॉगिंग के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। तो उसके अंदर कभी यह आया है कि इतना मेहनत करने के बाद भी कभी कोई न्यू कमर आया है या कुछ हुआ है, ठीक है, उसके कारण आपके काम को इम्पैक्ट पहुंचा हो? बहुत बार हुआ है, ऑनेस्टली बहुत बार हुआ है। देवर लाइक वो नया आया है, उसके इतने फॉलोअर्स है, आपके इतने फॉलोअर्स है, आप क्यों इतना चार्ज ले रहे हो, वो इतना ही ले रहा है। तो मेरा एक सिंपल सा कहना रहता है कि भाई आप उनके एफर्ट्स देखो और मेरा एफर्ट्स देखो, उनका कंटेंट देखो और मेरा कंटेंट देखो, सब में आपको कंपैरिजन पता चलेगा, क्या डिफरेंस आपको वो पता चलेगा, उसके बाद आप बोलिए। कभी क्लाइंट ने रीच के ऊपर डिसाइड मतलब जज किया है या हमेशा फॉलोअर के ऊपर ही जज किया गया है? देखिए, उनका टॉपिक हमेशा फॉलोअर नंबर गेम रहा है, ओके। ठीक है, कभी भी वो मतलब ऑनेस्टली रीच क्या होती है ना, बहुत से क्लाइंट्स को तो पता ही नहीं है। ओके। सर आपके इतने फॉलोअर्स है, हम आपको इतना ही पे करेंगे, करेक्ट। ठीक है, कोई ये नहीं देखने जाता। अब आप अगर आप देखेंगे तो कई सारे पेजेस ऐसे हैं जिनके 4-4 हज़ार फॉलोअर्स है, लेकिन अगर उनके व्यूज़ की बात करें तो मिलियंस में भी जाते हैं, ओके। ठीक है। अब वो अगर 3500 अगर डिमांड करता है कोई वीडियो की, मैं बोलता हूँ वो कहीं गलत नहीं है, ओके। क्योंकि आपको उतनी रीच दे रहा है ना, आपको वो रीच से फुटफॉल भी मिलने वाली है, करेक्ट। तो ऑब्वियसली वो चार्ज करेगा उस चीज़ का, और मेहनत का दे रहा है, उसने जो फॉलोअर्स गेन करके रखे हैं, आपके लिए बचा के रखे हैं, वो सबका वो चार्ज कर रहा है, तो उसका उतना बनता है क्योंकि उसकी मेहनत भी लग रही है। ओके। ओवरऑल अगर ऐसा लास्ट कंक्लूडिंग स्टेटमेंट अगर आप व्यूवर्स को देना चाहो तो आपका लास्ट फाइनल कंक्लूडिंग स्टेटमेंट क्या होगा, जो भी गाइड करना चाहो या आपकी लाइफ जर्नी के बारे में या कोई भी चीज़ के बारे में, अगर आप फाइनल व्यूवर्स को गाइड करना चाहो तो आप क्या बताना चाहेंगे? यही बोलूँगा कि अगर आप कोई चीज़ शुरुआत कर रहे हो तो आजू बाजू का सराउंडिंग्स मत देखो, लोग क्या बोल रहे हैं वो मत देखो, आजू बाजू की सिचुएशन से मत डरो। आपने अगर माइंडसेट रखा है कि ये करना है आपको, तो करना है, ठीक है। फिर मम्मी क्या बोल रही है, पापा क्या बोल रहे हैं, वो बाजू वाला फ्रेंड क्या बोल रहा है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्या बोल रही है, या तुम्हारी सिस्टर क्या बोल रही है, वो बीच में आड़े नहीं आना चाहिए। ओके। मेरे को फूड ब्लॉगिंग करनी है तो करनी है, मुझे रात को अगर कोई 3 बजे भी उठा के बोलेगा कि मुंह धो के चल यहाँ पे ये शूट करने जाना है, तो मैं उठ के चला जाऊंगा। ऑनेस्टली लिटरली अभी मेरा शेड्यूल ऐसा रहता है कि डे में मैं शूट करने जाता हूँ, रात को घर जाते जाते 11:30-12 बज जाते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि काम रहता है एडिटिंग का, अब उसमें चाहिए होती है शांति, तो बस घर पहुंचने के बाद अगर बाहर नहीं खाया होता तो घर पे खाना खाता हूँ, आधा घंटा 1 घंटा आराम किया, 1 बजे से वापस लेके बैठता हूँ और सुबह 4-4 बजे तक 5-5 बजे तक काम करता हूँ। और कई बार फिर उसके बाद मॉर्निंग शूट रहा या मॉर्निंग इवेंट रहा, कोई कहीं कहीं पे होता है, तो उसके बाद बिना सोए मैं वहाँ पे उठ के नहा धो के फिर वहाँ पे भी निकल जाता हूँ।
ओके। तो ये सब भी करना पड़ता है। तो ये सब के लिए बिल्कुल तैयार रहे। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप है ना बोले कि नहीं यार मेरे से तो नहीं होगा, गिव अप मार दिया। गिव अप नहीं मारना है। ओके। बोलते हैं ना कि मेरी एक लाइन है, हमेशा मैं बोलता हूँ, एक ही जिंदगी मिली है जनाब, एक ही जिंदगी मिली है जनाब, ताली बजवाए बिना जाने नहीं देंगे। तो बस ये चीज मुझे मोटिवेट करती है। मतलब साथ साथ में फूड ब्लॉगिंग के साथ साथ शायरी भी चालू हो गई है। आप प्रोफाइल जाके चेक करें सर, मैंने प्रोफाइल में लिख रखा है अधूरा शायर। अच्छा। शायर हूँ, हालात लिखता हूँ। अच्छा, तो मतलब अभी गर्लफ्रेंड नहीं आई है तो हालात लिखते हो, बाकी अगर आ गए तो पूरी कहानियाँ लिखोगे। छोड़ के चली गई है सर, इसीलिए लिख रहा हूँ। ओके ओके। सो थैंक यू मिस्टर अंकित फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे इन दिस पॉडकास्ट। वेलकम सर। सून वी विल मीट। हम थोड़ा और अंदर की बात करेंगे, अंदरूनी चीज़ें जानेंगे कि और फूड ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में क्या होता है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। ठीक है, बिल्कुल सर। सो दिस इज इट फॉर टुडेज गाइस। आज हमने जाना कि फूड ब्लॉगर जो होता है, ठीक है, वो जितना ग्लैमरस दिखता है उतना ग्लैमरस होता नहीं है। उसके पीछे भी काफ़ी स्ट्रगल्स रहते हैं। एंड एज बीइंग ए स्पेशली एबल्ड पर्सन, ठीक है, जो मिस्टर अंकित ने चैलेंजेस फेस किए, उन्होंने कैसे ग्रो किया, उनके लाइफ के चैलेंजेस हो गए, उनको उनके काफ़ी वेल विशर्स भी रहे थे, काफ़ी जगह बोलते हैं ना काफ़ी हर्डल्स भी फेस करने पड़े। सो आगे देखेंगे अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर कि और इनसाइड आउट फूड ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में क्या होता है क्या नहीं होता है। कितने लोग ऐसे फैंटा मैगी बनाते हैं, कितने लोग एक्स्ट्रा बटर डाल के सामने देते हैं। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पॉडकास्ट। नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम और भी नॉलेजेबल कंटेंट्स लेके आएंगे, और भी काफ़ी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ हम लोग बैठेंगे, और भी थोड़ा इनसाइड आउट ऑफ द इंडस्ट्री हम लोग जानने की ट्राई करेंगे। सो डू सब्सक्राइब टाइटन पॉडकास्ट शो।